वो वहाँ की तो धारणा ऐसी है कि कोई एक बार व्यक्ति हारता है तो जीतता ही नहीं, तो हम तो एक बार हारे भी और दोबारा जीते भी। जैसा कि राजनीतिक परिवेश में कहा जाता है कि अगर किसी का राजनीतिक करियर को समाप्त करना हो तो परसवाड़ा विधानसभा में लड़ाया जाता है, तो क्या ये सत्य है? परसवाड़ा विधानसभा के इतिहास में जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक का नाम आएगा तो रामकिशोर कावरे का नाम इसलिए आएगा क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के उस विचारधारा को नीचे तक ले कर जाने का काम किया। जैसे कि आपने 2018 से लेकर 2023 तक है आपका जो कार्यकाल था, आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए? किसान के लिए काम किया, हमने स्वास्थ्य के लिए काम किया, हम राजस्व की अच्छी व्यवस्था हो सके। तो युवा की धड़कन कहते हैं ना, संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। वो आज महिला को यदि पढ़ने का अधिकार किसी ने दिया तो माता सावित्री फुले जी ने दिया। यदि माता सावित्री फुले उस समय त्याग और तपस्या नहीं करती तो इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कभी नहीं बन सकती। मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में बताया कि बिरसा मुंडा जी ने इस देश की आज़ादी के प्रथम क्रांति को फैलाने का काम, राष्ट्र प्रेम का भाव उन्होंने जगाने का काम किया। जंगलों में रह के टीम बना के उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। लेकिन ऐसे हमारे राष्ट्रभक्त बिरसा मुंडा जी के इस देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, लेकिन उन्होंने कभी भी उस राष्ट्रभक्त के लिए, उस शहीद के लिए उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया। जैसे कि आपके जो विधानसभा परसवाड़ा है ये बालाघाट जिले का सबसे बड़ा विधानसभा है, आप वहाँ से जब चुनाव हारे तो क्या उसके बाद में आज विकास की दर कितने प्रतिशत है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल द स्टोरीज स्पीक में। कहानियां बोलती है। ठीक इसी तरह अपनी कहानियों को लेकर आज के हमारे मेहमान हैं जिन्हें हम कहते हैं युवा ग्रामीण परिवेश का नेतृत्व पूरे प्रदेश का। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं मरारमाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय रामकिशोर नानू कावरे जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं सबसे पहले उस दौर की बात करना चाहूंगा जिस दौर में पूरा देश एवं पूरा विश्व संकट से गुजर रहा था। उस दौर पे आपने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी और आपके विभाग के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश को कोरोना से मुक्त कराया गया था और बहुत प्रयास किया गया था मध्य प्रदेश में कोरोना ना फैले, और आपने जिले में भी बहुत सतत प्रयास किए और आप ही के द्वारा, आपके विभाग के द्वारा हर गांव में आयुष हॉस्पिटल खोले गए, जिसके लिए सभी ग्रामवासी एवं सभी शहरवासी और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सौरभ जी आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने उस दौर की बात को मुझसे पूछा है। वो दौर एक भयानक, भयंकर वो दौर था। मैं आज भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो दौर कभी मानव जीवन में ना आए, लेकिन ऐसा दौर जब आया था, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मध्य प्रदेश और देश इन दोनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कोरोना से कैसे बचा सकते हैं, उस पर उन्होंने समय रहते निर्णय किया। चाहे लॉकडाउन का निर्णय हो, चाहे गांव तक के मेडिसिन पहुंचाने का। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूं कि मैं ऐसी विचारधारा वाली पार्टी में हूं जहां पर विचारधारा को लेकर, सेवा के भाव को लेकर हम सब लोग काम करते हैं। और ऐसे ही विपरीत परिस्थिति, ऐसे ही भयानक जो स्वरूप आता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में सेवा का भाव रहता है, और वो सेवा का भाव के साथ में जब मुझे मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष का दायित्व था और मैंने निश्चित रूप से उस विचार को नीचे तक के, सेवा के भाव को लेकर नीचे तक के मैंने काम करने का प्रयास किया। मैं फिर एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने पग पग पल पल अपने क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्तियों की चिंता की। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी हर दिन
4 घंटे विसी करते थे, प्रत्येक गांव की जानकारी लेते थे, प्रत्येक जिले की जानकारी लेते थे कि कहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार का कोरोना का प्रभाव है, क्या हम उसको कैसे कर सकते हैं, और निर्णय करके हम उस निर्णय में प्रत्येक गांव तक के हम मेडिसिन भी पहुंचाए। और उस समय तो चूंकि दवाई बन नहीं पाई थी, तब हम सब लोग जानते हैं कि ये देश ऋषि मुनियों का देश है, और इस देश में हम लोग जो हमारा आयुर्वेद का जो समय था, आज भी वो समय है। हमने आयुर्वेद की पुरानी पद्धति से, हमारी उस पद्धति से हमने कोरोना को ठीक करने का काम किया। और मैं आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि उस कोरोना को हमने अपने उस स्थान पर मारने की कोशिश किया, और हमने हर किचन तक के आयुर्वेद की मेडिसिन कैसे बन सके और उसको हम अपने परिवार के लोगों को दे के कैसे इम्यूनिटी बढ़ा सके, ऐसे त्रिकट्टु चूर्ण हमने प्रत्येक घर में बनाने की पद्धति और बनाने के व्यवस्था हमने वहाँ पर की। सबसे पहले मैं आपका एक सामान्य परिचय जानना चाहूँगा और पारिवारिक परिचय जानना चाहूँगा। मेरा परिचय, जैसा आप सब जानते हैं कि अभी वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। पूर्व में मैं मध्य प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री के रूप में काम किया। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड और मेरा परिवार ग्राम बघोली, और ग्राम बघोली के छोटे से गांव में हम रहते हैं। उसी गांव से मेरी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई। मैं 1995 से लेकर 2000 तक के मैं विद्यार्थी परिषद के संगठन के साथ में विद्यार्थी परिषद के अनेक दायित्वों पर मैंने काम किया। 2000 से 2003 तक के मैं युवा मोर्चा के मंडल के महामंत्री के रूप में काम किया। उसी दौर में 2000 में जिस ग्राम पंचायत में मैं रहता हूँ, उसी ग्राम पंचायत का एक छोटे से वार्ड का मैं वार्ड पंच के रूप में निर्विरोध निर्वाचित होता। उसके बाद ग्राम पंचायत के पूरा हमारा परिवार में से पूरा गांव तय किया कि उप सरपंच के रूप में निर्विरोध मुझे उस दायित्व पे काम करने का अवसर देंगे। और मैं गांव के सभी लोगों का आज भी स्नेहपूर्वक अभिवादन करता हूं, जिन्होंने मुझे उस छोटे से गांव में राजनीतिक परिदृश्य को कैसे करना चाहिए, उस कैसे सेवा करना चाहिए, वो सिखाए। मुझे आज भी वो दौर याद है जब मैं ग्राम पंचायत का उप सरपंच था। प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार के उन सब लोगों का नाम मेरे पास में था। कौन ड्यूटी करता है, कौन बच्चा पढ़ाई करता है, उस परिवार में कितनी संख्या है, उस परिवार में कितने हमारे अस्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, कौन सी बीमारी है। ये सारी चीज़ें मैंने उस समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सेवा के भाव को लेकर मैं काम करता था। और यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो मैं अपने, उस समय मेरे पास में साइकिल थी, मैं साइकिल में बैठाल के बालाघाट जिला चिकित्सालय ले जाता था और उनका इलाज करा के गाँव में लाता था। गरीबी रेखा में किसी परिवार को गरीबी रेखा में नाम जुड़वाना है तो नाम बैठ के पटवारी के पास में, तहसीलदार के पास में उसका नाम जुड़वाने का काम करता था। इस प्रकार से मैंने अपने ग्राम पंचायत में एक प्रथम जनप्रतिनिधि के भूमिका में मैंने काम किया, सरपंच की भूमिका में। उससे मैं बहुत कुछ सीखा कि सेवा कैसे किया जा सकता है। एक तरफ मैं जनप्रतिनिधि की भूमिका में काम कर रहा था, दूसरे तरफ मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के विचार और भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल के महामंत्री के रूप में मैं काम कर रहा था। ये दोनों मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उस समय वो पल रहा। और उस पल के बाद मुझे एक अवसर मिला 2004 और 5 के बीच में, जब निर्वाचन के त्रिस्तरीय पंचायत में निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और उस निर्वाचन की प्रक्रिया में मेरे गांव के लोगों ने ये कहा कि आपने सेवा बहुत अच्छा किया, इसलिए जनपद का चुनाव आपको लड़ाना चाहते हैं। और मैंने गांव के लोगों की बात को माना और मेरे गांव में अन्य, क्योंकि 3 पंचायत है, अमेड़ा, आंवला झरी और बघोली, मेरे गांव में मेरे खिलाफ में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। पूरा गांव मुझे आज भी वो पल याद है
कि 716 वोट में 712 वोट मेरे को एक तरफा पूरे गांव के लोगों ने मुझे वोट दिया था और मैं अपने गांव से निर्वाचित हुआ, मतलब तीनों ग्राम पंचायत से निर्वाचित होकर पहली बार पार्टी ने मुझे कहा कि आपको जनपद के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है। मुझे नहीं पता था ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिस भारतीय जनता पार्टी में सेवा करने के कारण उन्हें सेवा करने का और अवसर दिया जाता है। यहाँ कोई जाति नहीं, यहाँ कोई पाति नहीं, यहाँ कोई आपका मूल भाव यहाँ पर है, वो है सेवा। और अगर आप सेवा करेंगे तो आपको अवसर मिलेगा। और मुझे प्रसन्नता है उस समय के हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने मेरा साथ दिया और मुझे जनपद पंचायत बालाघाट का अध्यक्ष बनने का दायित्व मिला। एक तरफ जनपद अध्यक्ष के रूप में मैं लगातार 4-5 साल तक के अपने बालाघाट जनपद का काम किया और मैं उस भाव में एक मेरा विजन था, मेरा एक मिशन था कि कोई भी गरीब परिवार परेशान ना हो, कोई भी व्यक्ति हितग्राही मूलक योजना गांव तक के घर तक के उससे पहुंचे। और उस पर मैं लगातार प्रवास करता था, लगातार मैं काम करता था। मुझे आज भी वो पल याद है। ग्राम पंचायत बटुआ का एक गांव है, जब मैं प्रवास में जाता था मैंने अपने जनपद में तय कर लिया था कि कोई भी व्यक्ति चाहे बाबू हो चाहे अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति गरीबों से पैसा नहीं मांगेगा और अगर पैसा मांगा, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ का मुखिया हूँ, यदि किसी ने यहाँ से पैसा मांगा तो मैं उसके खिलाफ में कार्रवाई करूंगा। और जब उस समय के राष्ट्रीय परिवार सहायता का सरकार की तरफ से 10,000 रुपए मिलता था, किसी परिवार की अगर मृत्यु हो जाए तो उस परिवार को सहारा के रूप में 10,000 रुपए मिलता था। लेकिन देखने को आता था कि उस 10,000 को पहुंचते उस समय में पहुंचते उसके घर में 5,000 रुपया पहुंच पाता था। ये मेरी जानकारी में आया और मैं जनपद अध्यक्ष बनते हुए उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और मैं स्वयं जो हितग्राही, क्योंकि सामान्य सभा में मैं पास करता था तो मेरे को पता रहता था कि इसका पास हुआ, तो उस हितग्राही उस माता को बोलता था, जाता था उसके घर चेक देने जाता था 10,000 का। अगर उसके पास में खाते में खाता खुलवाने के लिए पैसा नहीं है तो मैं अपने कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बोलता था कि हमारा काम है सेवा करने का, एक्स्ट्रा 50 रुपए में खाता खुलवा। उस समय 50 रुपए में खाता खुल जाता था। खाता खुलवा के चेक जमा करवाता था और पूरे 10,000 के 10,000 उस परिवार को मिल जाता था। ऐसा मैंने करने की कोशिश किया और उस काम के साथ साथ मैं जब जनप्रतिनिधि की भूमिका में सेकंड पार्ट में जनप्रतिनिधि की भूमिका में जनपद में काम किया, लेकिन पार्टी के साथ, संगठन के साथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार के साथ मैं 2005 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष पार्टी ने मुझे बनाया और उस युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मैं लगातार संगठन के बीच में काम करते गया, नौजवानों के साथ में, क्योंकि युवा था तो युवा की धड़कन कहते हैं ना, संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो मैं जवानों के साथ में, नौजवानों को, क्योंकि आने वाला भविष्य भारत उसका है, उसके साथ में मिलते हुए उस पड़सवाड़ा विधानसभा में काम करने का मुझे अवसर मिला, जहां पर इतिहास में कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती थी। एक तरफ जनप्रतिनिधि की भूमिका में अच्छा काम और दूसरे तरफ संगठन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को गांव तक, मोहल्ले तक, टोले तक पहुंचाने का ये सौभाग्य मुझे मिला। और 2008 में जब विधानसभा का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता, मुझ जैसे छोटे से गांव में रहने वाला एक छोटा सा जनप्रतिनिधि को विधानसभा में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी। और पूरे क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से मैंने अगर अच्छा सेवा किया होगा, पार्टी की विचारधारा को अच्छा पहुंचाया होगा, तो जनता का स्नेह और संगठन का स्नेह प्रेम के कारण मुझे पहली बार 30 साल की उम्र में पहला विधानसभा चुनाव जीतने का मुझे सौभाग्य मिला। इस पड़सवाड़ा विधानसभा के इतिहास में जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक का नाम आएगा तो रामकिशोर कावरे का नाम इसलिए आएगा क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के उस विचारधारा को नीचे तक ले कर जाने का काम किया। मैंने लगातार संगठन में काम करता, राजनीतिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी यश मिलता है, कभी अपयश मिलता है, लेकिन मैंने अपने विचार को कभी नहीं बदला, मैंने अपने मिशन को कभी नहीं बदला। मैं चराई बेटी काम करते चला गया और मुझे 2013 में अपयश मिला। मैं जनता के जनादेश मुझे नहीं मिल पाया, कम वोटों से मैं 1,500 वोटों से पिछड़ा, लेकिन मैं अपने विधानसभा को और क्षेत्र की जनता का सेवा करना नहीं छोड़ा। और 18 में पुनः फिर मुझे सेवा करने का पार्टी ने पुनः मुझे अवसर दी और 2018 में फिर मैं विधायक के रूप में निर्वाचित हुआ। और निर्वाचित होने के साथ साथ
मैं मध्य प्रदेश सरकार में जब 2020 में सरकार बनी तो हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन और हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस मध्य प्रदेश के आयुष विभाग का देकर, और वो कोरोना का फिर परिस्थिति आया और मुझे सेवा करने का अवसर मिला। लगातार मैं सेवा करते चला गया। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 2023 में फिर से जनता का जनादेश नहीं मिला, लेकिन संगठन के माध्यम से उनके क्षेत्र, हमारे जनप्रतिनिधि और सारे लोगों को मिलाकर मैं अपने क्षेत्र के विकास में हमेशा लगा हुआ हूँ। जैसा कि आपने बताया, आपका जीवन परिचय और सामान्य परिचय और आपका संघर्षपूर्ण जीवन परिचय बहुत अच्छा रहा, हमें भी बहुत खुशी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बोले कि आप एक सबसे पहला प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष थे, और उस समय जो प्रदेश अध्यक्ष थे विश्वास सारंग जी, और वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री है, तो आपको उनके साथ में काम करने का मौका मिला। जो उनके साथ में जो काम करने का मौका मिला, उनके अनुभव को साझा करें। भारतीय जनता पार्टी के उस दशक का समय है जब 2005 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं जिला अध्यक्ष बना, और संगठन में माननीय विश्वास सारंग जी प्रदेश के अध्यक्ष युवा मोर्चा के थे। वो पल ऐतिहासिक पल था, कैसे युवाओं के बीच में जाना चाहिए, माननीय विश्वास सारंग जी से मैंने सीखा। वो पल मुझे आज भी याद है जब विश्वास सारंग जी पूरे प्रदेश में युवा जोड़ो अभियान को लेकर निकले थे, और बालाघाट जिले में भी उस अभियान को लेकर जब वो पहुँचे, मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है कि हम लोग बालाघाट के इस छोटे से जिले में, हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इस बाहुल्य क्षेत्र में राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक रूप से जिस प्रकार से उस समय नया मोड़ आया। हमने पहली बार 100 गाड़ियों के रैली हमने कभी नहीं देखा था, लेकिन जब विश्वास सारंग जी को हम नैनपुर के बॉर्डर पर लेने गए युवा मोर्चा, तो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरे जिले भर के हमारे युवा साथी आए, और 100 लोगों की जब वहां से 100 गाड़ियों की रैला वहां से जब हम लेके आए, तो पूरा क्षेत्र देखते, क्योंकि कभी ऐसा रैला निकला नहीं था। ये चीज विश्वास सारंग जी ने हमें नौजवानों को जोड़ने के लिए सिखाया। मैं पहली बार मंच पे आकर, मुझे याद है बस स्टैंड में बालाघाट में जब एक विशाल आम सभा युवा साथियों के बीच में विश्वास सारंग जी ने युवा जोड़ो अभियान को लेकर उन्होंने कहा, मैं पहली बार उस मंच पर बोला। मैं बोल नहीं पाता था क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से हम अभी सीख ही रहे थे, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष के वर्तमान कैबिनेट मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी। हमेशा उनका मार्गदर्शन, हमेशा उनका प्यार, उनका स्नेह मुझे मिलता है, और उस दिन मेरी राजनीति में, संगठनात्मक राजनीति में और पैनापन आया। विश्वास जी ने जो चीज हमें सिखाए, आज भी हमारा वो संगठनात्मक रूप से दृढ़ता के साथ में और विश्वास के साथ में काम करने का अनुभव मिलता है। जब मैं मंत्री था, जब माननीय विश्वास सारंग जी भी कैबिनेट मंत्री थे, उस समय उच्च हमारे शिक्षा मंत्री थे, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। हमेशा उनका मेरे क्षेत्र के प्रति भाव भी था, और एक कार्यकर्ता का भाव तो है, एक छोटे भाई का स्नेह भी उनका हमेशा मिलता है। आज भी किसी प्रकार से कोई भी आवश्यकता होती है तो माननीय विश्वास सारंग जी का प्रेम स्नेह हमको मिलता है। और उस समय के जब युवा मोर्चा का काम आज भी हम देखने को, हमारे को आज भी मन में आता है कि वो दौर हमने युवा मोर्चा को खड़ा करने में, उनका मार्गदर्शन में हमने काम किया। निश्चित रूप से उनका साथ अनुभव आगे राजनीतिक जीवन में और काम करने का, सीखने का जो हमें अवसर मिला था, वो हमें आगे बढ़ाने में। जैसा कि आपको प्रथम दायित्व 30 से 40 वर्षों के बाद में परसवाड़ा विधानसभा में बतौर विधायक के रूप में टिकट मिली, और आपने पूरी शक्ति के साथ ही उस परसवाड़ा विधानसभा में आपने कमल खिलाया। ये बहुत बड़ी बात है कि 30 से 40 वर्षों के बाद उस क्षेत्र में कमल खिला है। तो आप इस विषय में आप चर्चा बताइए। पहली बार उस परसवाड़ा विधानसभा, जो मध्य प्रदेश नहीं पूरे बालाघाट जिले में पिछड़ा विधानसभा के नाम से जाना जाता था, उस क्षेत्र में चूंकि लगातार निर्दलीय विधायक होने के कारण सरकारें काम नहीं करती थी, क्योंकि निर्दलीय विधायक के क्षेत्र में कोई भी सरकारें नहीं काम करती, उस दृष्टि से वो विधानसभा पिछड़ा रहा। और जब सरकार के साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता को जनता ने विधायक बनाकर भेजी, तो लगातार
5 साल तक के उस पड़सवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का हमने विकास किया। बिल्कुल। विकास का प्रथम चरण आपको मैं बताऊं कि जब बालाघाट से लोग लामता जाते थे तो बारिश के 4 महीने वो हमारा कस्बा लामता का कस्बा छूट जाता था। और जाना ही है तो नहर से जाते थे, नहर के पार से जाते थे और व्यक्ति, जाने वाला व्यक्ति अपने जान को जोखिम में डाल के जाता था। ऐसे क्षेत्र के विकास को लेकर कैसे लामता हमारे साथ जुड़ जाए, हमने नहरा नदी का पहला पुलिया हमने बनाने का काम किया। उच्च स्तरीय पुलिया हमने वहां बनाया और लामता जैसे कस्बों को हमने जोड़ने का काम किया। पड़सवाड़ा के अन्य क्षेत्र के, जनजातीय क्षेत्र के अनेक गांव में जहां पर पुलिया पहुंच मार्ग नहीं था, वहां पर हम करोड़ों रुपए की योजना लेकर, प्रधानमंत्री सड़क योजना के को लेकर हमने उस क्षेत्र में विकास के नए आयाम को देने का काम किया। आप इस साइड से देख लेंगे तो हम बरसात के महीने में हमारा महाराष्ट्र से बालाघाट कनेक्टिविटी जो हमारा रजेगांव का पुलिया था वो हमेशा भर जाता था, तो हमारा रोकना, हमने वो पुलिया बनाने का काम किया। हमने घिसरी नदी के पुलिया को हमने बनाने का काम किया। इस प्रकार से चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अधोसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में हो, हमने लगातार पड़सवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में काम किया। जिस पड़सवाड़ा में हमारे आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक है, उस ब्लॉक में उस शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ बिल्डिंगें नहीं थी। कई सालों से वहाँ कॉलेज था लेकिन बिल्डिंगें नहीं थी। हमने वहां पर अपने कार्यकाल में बिल्डिंग बनाने का काम किया और उस क्षेत्र में जहां पर बच्चे बीए कर रहे थे, हमने एमए क्लासेस खुलवाई। हमने बीएससी पहली बार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर आके हमने उस क्षेत्र में हमने एमएससी बीएससी खुलवाने का काम किया। आज भी पड़सवाड़ा के बच्चे जो पहले बालाघाट आते थे, कहीं और जाते थे, आज कहीं नहीं जाते। हर माता पिता का कम से कम 1 लाख रुपया साल का उस क्षेत्र के पढ़ाई के लिए हमने बचाने का काम किया। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां उन 5 सालों में हम विधायक रहते हुए करने का काम किया। जैसा कि राजनीतिक परिवेश में कहा जाता है कि अगर किसी का राजनीतिक करियर को समाप्त करना हो तो पड़सवाड़ा विधानसभा में लड़ाया जाता है, तो क्या ये सत्य? पड़सवाड़ा विधानसभा के अनेक गिनतियां हैं। चूंकि हम अपनी संस्कृति के साथ काम करते हैं, हम अपने धार्मिक काम भी करते हैं, हम राजनीतिक क्षेत्र में सेवा के भाव को लेकर काम करते हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि कोई व्यक्ति एक बार, वो वहां की तो धारणा ऐसी है कि कोई एक बार व्यक्ति हारता है तो जीतता ही नहीं, तो हम तो एक बार हारे भी और दोबारा जीते भी, तो ये धारणा खत्म है। और कोई व्यक्ति कहे किसी की राजनीति से कोई किसी की राजनीति को खत्म नहीं करता। आपकी राजनीति है सेवा की और आप सेवा करते चलोगे। आज भी मैं पड़सवाड़ा में काम कर रहा हूँ, सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जैसे कि आपने 2018 से लेकर 2023 तक है आपका जो कार्यकाल था, आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए? 2018 से लेकर 2023 में पड़सवाड़ा विधानसभा को मध्य प्रदेश के उन विधानसभाओं में लाने का मैंने काम किया और मैंने प्रयास किया तो सफल भी हुआ। पड़सवाड़ा के राजनीतिक इतिहास में जब मैंने पड़सवाड़ा को एसडीएम कार्यालय बनाना चाहता था तो लोग ये कहते थे कि एसडीएम कार्यालय बन ही नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इच्छा दृढ़ता के साथ में रहता है और अगर जिसकी इच्छा शक्ति अगर है तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य वो प्राणी है जो जैसा सोचता है वैसा कर बैठता है, और मैं स्वामी विवेकानंद जी को अपना आइकन मानता हूं और मैंने उनके उस बात को अपने दिमाग में रखते हुए मैंने तय कर लिया कि मैं पड़सवाड़ा को एसडीएम कार्यालय बनाऊंगा और मुझे प्रसन्नता है कि मैं अपने उस मिशन में सफल हुआ। हमारे लामता के क्षेत्र में हमारे किसान के खेत तक कैसे पानी चले जाए, उस क्षेत्र में पानी की, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, उस क्षेत्र में पानी की समस्या थी। बिल्कुल। हमने उस क्षेत्र के 55 गांव में पेस्टाइज योजना लेकर, चूंकि मैं आयुष मिनिस्टर होने के साथ साथ मैं जल संसाधन मंत्री भी था, तो मैंने अपने विभाग से 136 करोड़ रुपए की योजना मैंने लामता परिक्षेत्र में, और आज काम प्रारंभ है। मुझे लगता है कि वो काम अब समापन की स्थिति में है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वहां पर लामता में आकर भूमि पूजन किए। पहली बार कोई मुख्यमंत्री लामता परिसर में उस जंगल वाले एरिया में, जहां पर ट्राइबल क्षेत्र है, जहां पर नक्सलों का प्रभाव है, ऐसे क्षेत्रों में हमारे मुख्यमंत्री जी उतरे, भूमि पूजन किए किसानों के हित के लिए, और हमने बड़ा वो योजना प्रारंभ किया। उसे लामदा परिक्षेत्र में जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था, हमारी माताएं बहनें डिलीवरी की कोई अगर ऐसी परिस्थिति बनती थी, 50 किलोमीटर दूर बालाघाट आना पड़ता था और कई बार रास्ते में आते आते मृत्यु भी हो जाती थी। उस दृष्टि से मैंने लामदा को, जो पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसको मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया। लोग कहते थे कि लामदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन ही नहीं सकता, वहां की जनसंख्या नहीं है। वहां जनसंख्या थी, वहां सारा चीज था, टेक्निकल कोई चीजें थी, उस टेक्निकल चीजों को मैंने पकड़ा और उस टेक्निकल चीज की व्यवस्था की मैंने, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लामता को माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में वो हमने उसका भूमि पूजन किया। आज उसका बिल्डिंग का काम भी प्रारंभ हो रहा है। लगभग 10 करोड़ रुपए के हम वहां पर प्रारंभ किए। उसी परिस्थिति में हमने किसान के लिए काम किया, हमने स्वास्थ्य के लिए काम किया, हम राजस्व की अच्छी व्यवस्था हो सके, हमने उसी लामता को, मैं लामता की इसलिए बात कर रहा हूं कि लामता 50 किलोमीटर दूर है बालाघाट जिले मुख्यालय से, और बहुत सा मामला वहां आने में दिक्कत, हमने वहां के किसान यहाँ पर आते थे, कहाँ पे, बालाघाट। हमने लामता को तहसील बनाने का काम किया और तहसील बना के हमने अभी 6 करोड़ रुपए तहसील भवन के लिए भी लामता में हमने स्वीकृत किया। हमने लामता में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया, हमने लामता में तहसील कार्यालय दिया, हमने लामता क्षेत्र में किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की। हम परसवाड़ा विधानसभा में, चूंकि मैं मध्य प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री था, तो मेरी इच्छा थी कि हमारी अपनी पुरानी पद्धति और हमारे उस पद्धति का फायदा हमारे बालाघाट जिले को होना चाहिए। तो मैंने संकल्प लिया था कि आयुर्वेद महाविद्यालय बालाघाट में लेकर आऊंगा परसवाड़ा विधानसभा में। तो मुझे बताते भी प्रसन्नता है कि हमारा आयुर्वेद महाविद्यालय भी स्वीकृत हो गया। 50 बेड का हमने जो बिल्डिंग तैयार किए थे, वो भी बिल्डिंग तैयार होने हमने पैसे स्वीकृत करे थे, बिल्डिंग बनना तैयार है। तो हम आयुर्वेद स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस प्रकार से हमने वहां पर देने का काम किया। हमने अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइस, जो उच्च कोटि का, हम नए परिसर में जो नए स्थिति में जो शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, उस स्तर को भी बढ़ाने के लिए हमने परसवाड़ा में भी एक सीएम राइस दिया और इस कोने में हम रजेगांव में भी एक सीएम राइस देने का काम किया। लोग कहते थे कि हट्टा में महाविद्यालय, उस शिक्षा की आवश्यकता थी, महाविद्यालय खुल ही नहीं सकता। मैंने कहा ना कि मैंने संकल्प किया था कि हट्टा महाविद्यालय बनाएंगे, और मुझे आज प्रसन्नता है कि हट्टा महाविद्यालय 2 वर्षों से प्रारंभ हो गया और उसकी बिल्डिंग की भी व्यवस्था, हमने जमीन चिन्हांकित कर ली है, अब उसकी बिल्डिंग की भी व्यवस्था हो रही है। और हमारे बच्चे हट्टा के क्षेत्र के लोग भी महाविद्यालय, अपने उनको बालाघाट नहीं आना पड़ेगा, उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सारा का सारा चीजें हम यहाँ करेंगे। हमने यहाँ भी महाविद्यालय खुलवाए हैं, हमने लामता में BA खुलवाता, MSc खुलवा दिया, BSc खुलवा दिया। हमने परसवाड़ा में, जहां पर BSc तो था लेकिन MSc नहीं था, तो हमने वहां भी MSc करवा दिया। यानी तीनों महाविद्यालय में अब BSc MSc सारा चीज, हम उस शिक्षा के क्षेत्र में कोई बाहर न जाए, इन सारी चीजों को हमने किया। आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारा लगभग 17 वेलनेस सेंटर था। उन 17 वेलनेस सेंटर के लिए 50-50 लाख रुपए की बिल्डिंग मैंने स्वीकृत किया, इसलिए कि हमारे जो जनजाति बच्चे लोग हैं, वो कहाँ बालाघाट आने में उनको 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से आते हैं, तो वो वहां पर एक छोटा अस्पताल में अपना इलाज करवा करके, इस प्रकार से हमने सारी चीज परसवाड़ा विधानसभा के शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसानों के लिए सारी चीज जो हो सकता था हमने किया। हमने गांगी पारा का, हमारे इस क्षेत्र के किसानों के खेत में पानी पहुंच जाए, उसके लिए 4 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत करा के नहर के लाइनिंग का काम स्वीकृत कराया। आज मैं आपको बताता हूं कि सिवनी से जो हमारे संजय सरोवर नहर आ रही है, उसको पक्की करवाने के लिए, पक्का नाली हम तैयार करने के लिए, उसके लिए भी 332 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत कराया है, टेंडर की प्रक्रिया में है। इस प्रकार से हम अपने किसान से लेके, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके सारे चीज में
पड़सवाड़ा को हमने नंबर 1 पड़सवाड़ा बनाने का बालाघाट जिले में हमने काम किया। मध्य प्रदेश की धरती पर वो सारा काम हम जो हो सकता था वो हम अपने पड़सवाड़ा विधानसभा में लेके आए हैं। आने वाले समय में भी उस पड़सवाड़ा विधानसभा की स्थिति वैसी रहेगी जैसे पहले था। हम जनप्रतिनिधि आज नहीं है, लेकिन जनता के सेवक के रूप में हमेशा जब तक जिंदा है, जब तक हम जनता के सेवक के रूप में काम करेंगे। बिल्कुल सर, जैसे कि आपके जो विधानसभा परसवाड़ा है ये बालाघाट जिले का सबसे बड़ा विधानसभा है। जैसे कि आपके कार्यकाल में 40 से 50 वर्षों के बाद में जैसे आप भाजपा लाए और आपकी विकास की दर 100% थी। आपने परसवाड़ा क्षेत्र को एक नई उपलब्धि दी, नए विकास तक के पहुंचा। लेकिन आपके जब आप वहां से जब चुनाव हारे तो क्या उसके बाद में आज विकास की दर कितने प्रतिशत है? देखिए, इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जिनकी इच्छा शक्ति नहीं है तो मध्य प्रदेश सरकार में आपको जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार के हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में मिलकर अपने क्षेत्र के विकास को लाना पड़ेगा। आज 1.25 साल हो गया, लेकिन बड़े ऐसे कोई योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना यहाँ पे लाने का काम नहीं किए हैं। अभी स्थितियां बहुत खराब है, लेकिन उस स्थिति को मैं फिर कह रहा हूं कि मैं जनता का सेवक हूं, इसलिए जनता के हित के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए, हमारे जिले के लिए जितना हो सकता है, क्योंकि संगठन का मुखिया हूं बालाघाट जिले का, तो उस दृष्टि से सारे विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम हम कर सके, मध्य प्रदेश सरकार कर सके, जनता के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, वो सारा काम हम करेंगे। जैसे कि माँ सावित्री फुले व ज्योतिबा फुले के शिक्षा क्रांति को आप सभी वर्गों तक के, समाज के सभी वर्गों तक के कैसे पहुंचाएंगे, तो इस पे भी अपने विचार बताइए। महात्मा ज्योतिराव फुले शिक्षक के अग्रदूत कहलाते हैं। बिल्कुल, बोलने से नहीं होता। ये उस दशक की बात है जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। महात्मा ज्योतिराव फुले जी के विचार, माता सावित्री को उन्होंने पहली शिक्षिका बनाने का काम किया। माता सावित्री फुले उस समय जब महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब माता सावित्री फुले शिक्षक बनी, शिक्षिका बनी। अपने पति से उन्होंने शिक्षा ली और जब शिक्षिका बनी, पढ़ ली, तो उन्होंने आगे जाके महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाने का संघर्ष किया, महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। जब वो गांव में जाती थी पढ़ाने के लिए तो उस पर कीचड़, गोटे, पत्थर, जितना अत्याचार हो सकता था करने की कोशिश किया गया, लेकिन वो दृढ़ संकल्प थे कि आने वाले समय इस देश में, इस विश्व में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाने का काम माता सावित्री फुले करेंगी। और वो दोनों का संकल्प आज साकार हुआ। आज महिला को यदि पढ़ने का अधिकार किसी ने दिया तो माता सावित्री फुले जी ने दिया। यदि माता सावित्री फुले उस समय त्याग और तपस्या नहीं करती तो इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कभी नहीं बन सकती थी, क्योंकि महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो कैसे होता। तो महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्री फुले के विचार को शिक्षित बनो, संगठित बनो, आगे बढ़ो। जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे, आगे बढ़ने में बहुत सारी परेशानी होगी। बिल्कुल, उस मिशन को लेकर मैं सामाजिक दृष्टि से, चूंकि माली समाज का, मरार समाज का व्यक्ति हूं, इसलिए महात्मा ज्योतिराव फुले जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मरार माली महासभा तैयार करके नीचे तक के जा रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार से इसको कमी है, कमजोरी है, दिक्कतें आ रही है, अर्थ से आ रही है, व्यवस्था से दिक्कत आ रही है, तो हम सारी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद का जो मेरा विचार है, वो विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस विचार को, क्योंकि सेवा करना है मेरे को, तो उस विचार के साथ में इस विचार को जोड़ते हुए हम, मतलब मिशन एक ही है, रास्ता अलग अलग है, उस रास्ते से एक बना के उसको लाभ देने का काम कर रहे हैं। अपितु ऐसा नहीं कि सिर्फ हम फुले जी के विचार या माता सावित्री जी के विचार को लेकर ही आगे बढ़ना है। एक विचार को हम बृहद विचार को लेकर हम याद करते बिरसा मुंडा जी के विचार को भी। बिरसा मुंडा जी ने इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने आप को निछावर करते हुए, अपनी जान की कुर्बानी देते हुए इस देश की आज़ादी में प्रथम क्रांति को फैलाने का काम किया। ऐसे बिरसा मुंडा के वंशज को हम, क्योंकि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, पड़सवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, उस विधानसभा का जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है, जो पड़सवाड़ा ब्लॉक है, वहां पर हमने रानी दुर्गावती जी की भी स्टेच्यू लगा के हमने
उस रानी दुर्गावती जी की क्रांति को भी हम लोगों के बीच में कि उन्होंने देश की आजादी के लिए, मैं तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हमेशा कहा कि इस देश की आजादी को दिलाने में उन महापुरुषों का बहुत योगदान है। कई बार कहते हैं कि आदिवासी समाज बड़े पिछड़े हैं और ये है, उन्हीं पिछड़ों ने, उन्हीं योद्धा ने, उनके पास कितने क्रांतिवीर हुए। बिल्कुल। भी हमारे बिरसा मुंडा जी हुए, रानी दुर्गावती जी हुई, हमारे रघुनाथ शाह जी हुए, शंकर शाह जी हुए, ऐसे अनगिनत शहीद हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए। मैंने रानी दुर्गावती जी के स्टेचू इसलिए नहीं लगाया कि रानी दुर्गावती जी, मैंने इसलिए लगाया कि हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जब बच्चे आएंगे तो जानेंगे कि रानी दुर्गावती जी क्या है। रानी दुर्गावती जी को जब जानेंगे तो उनके इतिहास को पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी प्रजाओं के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन किसी के सामने वो झुकी नहीं। तो ऐसे मूर्ति का स्थापना करने के लिए मैंने किनको बुलवा के लेके आया, इस प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी मंगू भाई पटेल जी हमारे उस ट्राइबल बेल्ट में आए जहां पर, वहां पर हेलीकॉप्टर उतारना कठिन है। बिल्कुल। इसलिए कठिन है क्योंकि वो नक्सल बेल्ट है, नक्सल क्षेत्र है। कभी इतिहास में बड़सवाड़ा में कभी कोई आदिवासी समाज के बीच में कभी महामहिम राज्यपाल कोई नहीं आए, लेकिन महामहिम राज्यपाल जी आए और एक परिवार में, अपने समाज के परिवार में, आदिवासी बाहुल्य में, क्योंकि परिवार में जाके उन्होंने अपनी संस्कृति, अपने भोजन, जो अपने समाज का भोजन होता है, वो भोजन को भी एक परिवार में जाके उन्होंने ग्रहण करने का काम किया। महामहिम राज्यपाल जी इस बालाघाट जिले के फरसवाड़ा ट्राइबल बेल्ट में आके उन्होंने काम किया। उनका भी एक ही लक्ष्य है कि समाज के बीच में, समाज के उन शहीदों का जिन्होंने काम किया उसके मार्ग पर चल के हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने। हम तो कल्पना नहीं किए थे कि उस समय कि हमारे जहां पर शिक्षा का अभाव था, लेकिन उस समय भी हमारे लोगों को देश के प्रति कितना श्रद्धा, देश के प्रति कितना, आजादी के प्रति कितना भाव था, वो चीज हमें सीखने की आवश्यकता आज सीखना। हम रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा जी, इन पर भी काम कर रहे हैं। हम रानी अवंतीबाई पर, हमारे लोधी समाज के रानी अवंतीबाई जी का त्याग और तपस्या है, उसको भी हम याद करते हैं। और आज निश्चित रूप से हम रानी अवंतीबाई के विचार को भी लोगों के बीच में, हमारी महिला शक्तियों के बीच में ले जाने का काम करते हैं। हम बाबा साहब आम्बेडकर जी को नहीं भूल सकते। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान इस देश के लिए बनाए, उन्होंने संविधान लिखा, और आज यदि मंच पर हम पा रहे हैं तो उस संविधान के कारण है। तो हम बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान को भी नहीं भूल सकते। ऐसे जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, चाहे वो हमारे वीर भगत सिंह जी हो, 24 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चले गए और नौजवान को राष्ट्र प्रेम का भावना सिखा के गए। तो ऐसे जितने भी हमारे इस देश के राष्ट्रभक्त हैं, जिन्होंने, महापुरुष है, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपनी जान को कुर्बान करके, शहीद होके इस देश की आजादी को दिलाने, वीर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, आजाद जी, ये सारे महापुरुषों को हम याद करते हैं। उनके विचार को इस देश में लेके हम राष्ट्र को पहले मानते हैं, फिर दल को मानते हैं, फिर व्यक्ति को मानते हैं। वो विचारधारा वाले लोग हैं। इसलिए सामाजिक संस्कृति के साथ हमारे आध्यात्म, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, इन सब को लेते हुए हम काम करते हैं। अभी आपने देखे होंगे कि महाकुंभ का हमारे आध्यात्म, हमारी अपनी सनातन और हमारी अपनी संस्कृति का एक ऐतिहासिक पल देखे हैं। तो उस ऐतिहासिक पल को भी हम लोगों के बीच में रखते हैं और लोग, हमारी जनता उसको स्वीकार करती है और सभी महापुरुषों का सम्मान करती है। बिल्कुल। जैसे कि आपने आदिवासी जी के ऊपर बातें की, सो सर, जैसे कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या 2 से 2.5 करोड़ के लगभग है, और जिले में भी 3 से 3.5 लाख है, 3 से 3.5 लाख के लगभग है आदिवासी के, वो भी सक्रिय सदस्य मतदाता। और जैसे कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक विशेष मार्गदर्शक में भगवान बिरसा मुंडा को लेकर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस पर एक आधारशिला रखी गई। इस पर आपका क्या विचार? मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूंकि आपने राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात किया है, इसलिए आजाद भारत के बाद यदि बहुत सारे राजनीतिक लोगों ने आदिवासी समाज के वोट लेने का काम किया, लेकिन आदिवासी समाज का जो शहीद है उसका सम्मान करने का काम नहीं किया। आप बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं,
मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में बताया कि बिरसा मुंडा जी ने इस देश की आजादी के प्रथम क्रांति को फैलाने का काम, राष्ट्र प्रेम का भाव उन्होंने जगाने का काम किया। जंगलों में रह के टीम बना के उन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया। लेकिन ऐसे हमारे राष्ट्रभक्त बिरसा मुंडा जी के इस देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, लेकिन उन्होंने कभी भी उस राष्ट्रभक्त के लिए, उस शहीद के लिए उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया। मैं तो धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारे ऐसे राष्ट्रभक्त और ऐसे नहीं, ऐसे बहुत से हमारे जो शहीद हुए, हमारे ऐसे बहुत से महापुरुषों की वो चिंता किए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बिरसा मुंडा जी के 15 नवंबर 2022 को पहला गौरव दिवस पूरे देश में कि गौरव दिवस मनाने का काम किया कि ये वो व्यक्ति हैं, ये बिरसा मुंडा जी, जो बिरसा मुंडा जी को कई लोग नहीं जानते थे, वो आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी सरकार उनके कार्यक्रम को करती है, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में, टोले टोले में, और बिरसा मुंडा जी का गौरव दिवस मनाने का काम करते हैं। और उसी दिन जो हमारे आदिवासी भाइयों का जो हक था, पैसा एक्ट कानून मांग करते थे हमारे आदिवासी भाई, उस पैसा एक्ट कानून को मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू करने का भी काम किया है। इस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। मैं आपको महापुरुष के बारे में, क्योंकि पॉलिटिकल चीजें आपने कहा, तो पॉलिटिकल चीजें आपको बताना चाहता हूँ। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी के आजादी के बाद में इतने साल बीत जाने के बाद में भी पार्लियामेंट में कभी बाबा साहब जी की छाया चित्र लगाने का काम नहीं किया। वो तो देश के प्रधानमंत्री जी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश संविधान के रचयिता बाबा साहब आम्बेडकर जी की वहां पर छाया चित्र लगाने का काम करते हैं। मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर जी मऊ में जन्म लिए। मऊ में भी अगर उसको मऊ को भी एक स्थल बनाने का काम किया, अगर वहां पे तीर्थ स्थल बनाने का काम किए, तो मैं माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वहां पर बनाने का काम किया। तो फिर आजाद भारत के बाद जिन महापुरुषों ने कांग्रेस की गवर्नमेंट के रहते में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन कभी किसी ने काम नहीं किया। आज देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उन सभी महापुरुषों के लिए काम भी कर रहे हैं और उन महापुरुषों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। जैसा कि बालाघाट जिले में भी एक जनजाति युवक है, उनके द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति के स्वरूप सभी समाज के वर्गों को सामाजिक समरसता का भाव बढ़ाने एवं सामाजिक संगठन के द्वारा प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन के द्वारा नाम राष्ट्रीय बिरसा मुंडा सेना भारत के अध्यक्ष दिल्लन सिंह ताराम जी के द्वारा आपको भी भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अभिनव प्रयास के लिए आपके इस कार्य के प्रति संदेश कृपया। देखिए, मैं ताराम जी को बहुत बधाई और बहुत शुभकामना देता हूँ। ताराम जी जिस समाज में जन्म लिए, उस समाज के महापुरुष को घर घर तक के पहुँचाने का काम, उनके विचार को घर घर पहुँचाने का काम, ये छोटी सोच नहीं, ये बहुत बड़ी सोच है। बिल्कुल एक नौजवान जिसने मुझे भी उन्होंने बिरसा मुंडा जी की मूर्ति यहाँ पर दी है। बिल्कुल, और बिरसा मुंडा जी के ये उनके विचार और मार्गदर्शन, उनका जो संकल्प है, उस संकल्प को हम सब लोग पहुंचाने में सहयोग और मदद करेंगे। आप पीछे देख रहे होंगे मेरे, बिरसा मुंडा जी भी है तो भगवान राम भी है। ऐसे सारे महापुरुष, तो हमारे जितने महापुरुष हो सकते हैं हम कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देखोगे मेरे पास में सारे स्टेचू लगे हुए हैं, भारत माता के हैं, तो हमारे देश की आजादी और देश के लिए काम करने स्वामी विवेकानंद जी भी है, तो हमारे सारे हमारे महापुरुष हैं, उनसे हमको शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो बिरसा मुंडा जी को देखता हूँ तो मेरे मन में आ जाता है कि ये वो बिरसा मुंडा जी है जिन्होंने देश की आजादी के लिए पहले उन्हें लड़ने का संकल्प लिया था। जंगल में रह के वो टीम बनाकर कैसे लड़ना चाहिए, कैसे प्लानिंग करना चाहिए, वो दशक में उन्होंने काम किया था। तो मैं तो ताराम जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हर घर में वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति सद्भावना बनी रहे। उस भाव को लेकर नीचे तक के बहुत सारे लोग राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग भाव में बताने का काम करते हैं, कोई किसी प्रकार से बताएगा, लेकिन मैं ताराम जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो हर वर्ग में लेके
लेके जा रहे हैं। बिरसा मुंडा जी सिर्फ आदिवासी समाज के ही वो जननायक नहीं है, वो पूरे समाज के जननायक है। उन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए, किसी आदिवासी की आजादी के लिए थोड़े नहीं लड़े थे, वो पूरे देश की आजादी के लिए लड़े थे। इसलिए वो सबके गणमान्य है, हमारे आदर्श हैं, सबके आदर्श हैं। और आदर्श को आगे, मार्ग को आगे बढ़ाने का काम करना। जैसे कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को लेकर आप समाज के सभी वर्गों तक के कैसे पहुंचा रहे हैं, तो इस पर आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद का विचार, बिल्कुल, और एकात्म मानववाद के विचार को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1951 के दशक में जिस प्रकार से इस देश में ले जाना चाहते थे, इस देश के किसान के लिए काम करना चाहते थे, इस देश के गरीब के लिए काम करना चाहते थे, इस देश के मजदूर के लिए काम करना चाहते थे, इस देश में रहने वाले उन सब परिवारों के लिए काम करना चाहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा को लेकर नीचे जा रही है। जब हम संगठन बनाए थे तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा एकात्म मानववाद का, और एकात्म मानववाद का जो हमारा अंत्योदय है, उस अंत्योदय को हम लोगों तक कैसे अंत्योदय को लेकर जाएंगे, इस बात की हमारी कल्पना थी। और उस कल्पना को लेकर आज 75 साल हो गए। धीरे धीरे हम लोगों के लिए काम करना प्रारंभ किए, लोगों ने विश्वास किया। आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी, और उस विचारधारा में जो हमारा था कि हम सरकार बनेगी हमारी तो हम गरीब के लिए काम करेंगे। आज जब हमारी सरकार बनी तो गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। बिल्कुल, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम किसान के लिए काम करेंगे। आज जब हमारी सरकार बनी है तो किसान के लिए 12,000 रुपया हमारे प्रदेश और देश मिलाकर 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में हम गरीब किसान को दे रहे हैं। जब हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यदि आज गांव-गांव हमने उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम किया, एनएम की नियुक्ति हर परिवार तक के जाके देख ले, उसके लिए हम उसको 50,000 रुपए सैलरी देके अगर काम करें तो हम स्वास्थ्य को अंत्योदय का भाव यही है कि जो अंत में उस तक हम कैसे पहुंचेंगे। और उसके लिए हमने जनप्रतिनिधि की भूमिका में, संगठन से जनप्रतिनिधि की भूमिका में आते हैं और जनता का आशीर्वाद लेके जब सरकार बनाते हैं तो सरकार जो हमने अपने संगठन का, हमारा अंत्योदय का भाव है, हमारा अंत्योदय का जो भाव है, उस भाव को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो आज जो गांव में यदि गरीब परिवार का मकान बन रहा है, यदि आज पेंशन की योजना बनी है, यदि आज हम किसी परिवार को जननी के माध्यम से हम उसके डिलीवरी में 16,000 रुपए दे रहे हैं, तो ये सारा का सारा वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय के भाव के कारण हमारी सरकार काम कर रही है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते, हमारे 1675 बालाघाट जिले में जो हमारा मतदान केंद्र है, और उस मतदान केंद्र तक के, पहले तो हम ब्लॉक तक के नहीं पहुंच पाते थे अच्छे से, आज भारतीय जनता पार्टी का विराट कार्यकर्ता है। आज विश्व के सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा के भाव से अंत्योदय के मिशन को लेकर आगे काम कर रहा है। आज मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष होने के नाते, प्रत्येक 1675 मतदान केंद्र, प्रत्येक मतदान केंद्र के हमारा बूथ का अध्यक्ष होता है, उसकी 12 लोग की टोली होती है, एक मंत्री होता है, ऐसे 12 लोग होते हैं। हर व्यक्ति को काम बटा हुआ है कि आप किसान के क्षेत्र में काम करोगे, उसको किसान को लाभ दोगे। उसका मतदान केंद्र का जो एरिया है कितने वोट का होता है, 250, 300, 400, 500, 600, अधिकतम 500 वोट का हमारा ग्राम पंचायत का होता है मतदान केंद्र। कई मतदान केंद्र तो हमारा कितने का होता है, बहुत ज्यादा का नहीं होता, हमारा 250, 300, 150 का, जो ट्राइबल बेल्ट में तो 150 का हो जाता है। तो ऐसी जगह में भी हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आके देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को हाईटेक कार्यालय बना रहे हैं। वहां से वर्चुअल हम लोगों के, क्योंकि टेक्नोलॉजी के समय जमाने में है, तो हम अपने कार्यकर्ता को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जोड़ना चाहते हैं। और वहां से जानकारी, जो मैं यहाँ से 145 किलोमीटर दूर गाँव है, वो मतदान केंद्र है जो हमारा बैहर का, उस मतदान केंद्र का व्यक्ति भी बालाघाट
सरायघाट के कार्यालय से जुड़ जाएगा। ऐसा हाईटेक कार्यालय बना रहे हैं। सारे हमारे संगठन के पदाधिकारी को बैठने की व्यवस्था वहां पे, व्यवस्थित लोगों के काम करने के लिए अभी हम व्यवस्था दे रहे हैं कि जिले के जो भी लोग आएंगे काम कर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, अपनी बात को लेके उन सभी कार्यकर्ताओं की बात को, जनता की सभी बात व्यक्ति को सुनने का, और यदि उनका काम कलेक्ट्रेट से, एसडीएम से, जिससे भी होगा, उन सब को काम करा के उस व्यक्ति को लाभ दिलाने का काम करेंगे। यही हमारा अंत्योदय का भाव है, और उसी अंत्योदय के भाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा जो कि युवा साथियों को लेकर है। जैसे कि युवा साथियों के साथ आपका सरल जुड़ाव, समरसता का भाव, हमने युवा मोर्चा के नवनिर्माण कार्यकर्ता एवं कार्यालय मंत्री राहुल जीमी जमाईवार से पूछा। उन्होंने हमने बताया कि युवाओं को लेकर भैया का जो भाव है बहुत ही अच्छा है, सरल है, स्वभाव बात करने में बहुत ही सरलता से बात की जाती है। कोई भी ऐसा कोई डरता नहीं आके बात, तो कई ऐसे रहते हैं कि मतलब बहुत बड़े पद में हैं तो बहुत डरना ये होता है, तो ये ऐसा नहीं पता, बहुत ही सरल स्वभाव के भैया करके। तो इस पर आपके क्या कहना है? देखिए, मैं उस विचारधारा से आता हूँ, मैं उस संगठन में काम करता हूँ। आपने सुना होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक बिल्कुल संघ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने जो संस्कार मुझे दिया है, उस संस्कार ने मुझे यहाँ तक के आने में और ताकतवर बल मिला है। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यही मुझे सिखाया कि स्वयं का काम स्वयं को करना चाहिए। बिल्कुल। आम व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं, कभी घमंड नहीं आना चाहिए। उसने उस संघ से जो मैं सीख के आया हूँ, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में सेवा के काम भी कर रहा हूँ। बिल्कुल। जैसा जेमी जी हमारे कार्यालय मंत्री युवा मोर्चा के हैं, उन्होंने बताया भी होगा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम करते हुए आया हूँ। बिल्कुल। विद्यार्थी परिषद में मैं कॉलेज में विद्यार्थियों के साथ में काम किया हूँ, तो मुझे उस समय के संगठन का भी ज्ञान है, आज का भी ज्ञान है। जब नौजवान इस देश में कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति आई है, आप इतिहास उठा के देखना, जब भी इस देश पे कोई भी विपरीत परिस्थिति आई है, इस देश का नौजवान सामने आके लड़ा है। बिल्कुल। और लड़ा है, और इस देश की व्यवस्था को अगर किसी ने बदला है तो नौजवान ने बदला है। चाहे हम वीर भगत सिंह जी की बात करें, चाहे हम 1975 की घटना में जेपी नारायण जी की बात करें, इस देश के नौजवानों ने इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदला। इसलिए मैं नौजवानों के साथ में, चूंकि मैं भी नौजवान हूँ, तो नौजवानों से मेरा प्रेम भी है, स्नेह भी है, और मुझे उनके साथ काम भी करने में मजा आता है। क्योंकि जो काम को स्पीड इंजन जो स्पीड देता है ना, तो इंजन के काम भी करते हैं। तो नौजवानों के साथ में काम करने का एक अलग अंदाजा मिलता है। और जो भी मेरे पास में आता है, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, स्नेह प्रेम के साथ में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में आए हैं, सत्य मौत है। जो सत्य है ना, अगर कोई चीज है सत्य, तो वो जो जन्म लिया उसकी मृत्यु है, तो मृत्यु सत्य है। तो हम सब लोगों को यहाँ कितना दिन रहना, तो अच्छा काम करें, अच्छे लोगों के साथ में हमारा विचार रहे, हमारा आचरण रहे। इसलिए हमारा संघ हमको सिखाता है कि आपके आचरण पे लोग पूरा विश्वास करते हैं। तो आपका आचरण अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से आपसे लोग भी जुड़ेंगे, और आपके साथ में लोग बैठेंगे भी, काम भी। आज आपने कहा ना कि मेरे साथ में कोई भी व्यक्ति आके सहज बात कर लेता है, डरता नहीं, तो उसका कारण है सहजता, सरलता, मनुष्य का भाव होना चाहिए। आज वही भाव के साथ, उसी भाव के साथ में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जीवन जब तक के है, हम सब लोगों के साथ में मिलकर काम करेंगे। एक मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, हमेशा मैं उस गुरु की बात को याद रखता हूँ, कि उन्होंने कहा कि बेटा, आप जब जन्म लिए थे तो आपका कोई दुश्मन नहीं था, तो जब आपकी मृत्यु हो तो आपका कोई दुश्मन नहीं रहना चाहिए। ये भाव गुरु ने सिखाया। तो मुझे भी पता है कि आए हैं तो जाएंगे, तो इस आते जाते राहों में जो बीच का समय है, तो कुछ यादें जो आज हमारे महापुरुष यादें छोड़े ना, मैं उतना तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीजें उसके क्षणिक 0.0 अपन कर पाए, दशमलव कुछ कर पाए, ऐसा मेरा भाव है। और उस भाव के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए युवा तरुणाई मेरे साथ में है। बिल्कुल। आज उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैं इतनी बात कर पाऊंगा करके। आपके स्वभाव से आप बात की, इतना जो सरलता से बात की आपने, तो आज मैं इतनी बात कर पा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आज आपके
पंच से लेके मंत्री तक के सफ़र को जाना, पूरा जो जीवन रहा आपका संघर्षपूर्ण रहा। आपसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा और आपने इतने बिजी शेड्यूल में आपने मेरे लिए समय निकाला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको कैसा लगा मेरे से बात करके, आप थोड़ा सा दोस्त से बताएंगे। आज जब आपसे मेरी चर्चा हुई थी, चर्चा उपरांत मुझे लगा कि सामान्य रूप से चर्चा होगी, लेकिन आपने मेरे पूर्व के किए हुए दायित्व, वर्तमान में कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ आज परिचर्चा में जो हम सब एक दूसरे से चर्चा किए, निश्चित रूप से मेरे ताकत को, मेरे मनोबल को बढ़ाने का भी काम किया है। मैं सौरव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे साथ में परिचर्चा किया, और परिचर्चा का जो भाव होगा निकल के समाज में आएगा, निश्चित रूप से सबको सेवादायक, प्रेरणादायक ये हमारा परिचर्चा होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।